गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल बीएस कोचिंग क्लासेस के नाम से है। मैं लोकेश जो कि एक साइंस टीचर आपको अभी इस लेक्चर में क्लास 10th से रिलेटेड फिजिक्स एक हमारी ब्रांच है साइंस की, उससे रिलेटेड एक चैप्टर आपका है जिसका टाइटल है बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये समझाने वाला हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटे आपको मैं सबसे पहले पढ़ाई है कि भाई हमारे पास एक ये लाइट करके एक कॉन्सेप्ट आया है लाइट। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट होता क्या है, लाइट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। बहुत सारे बच्चों के मन में लाइट को लेकर के मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है, काफ़ी सारे ख्याल आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आप 9th क्लास में पढ़ कर के आए हो बेटे, आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ ने क्या कहा था, इस लॉ में ये बोला गया था एनर्जी को आप चेंज कर सकते हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस लॉ में ये बोला गया था एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपको जो है इसी चीज़ का, इसी कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पे क्या करना है, ख्याल रखना है। आपको पता है कि लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटा ये लाइट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates the sensation of sight in our eyes। हमारी आंखों में जो क्या क्रिएट करे, सेंसेशन क्रिएट करे, किसकी बेटे, साइट, देखने की। तो इस तरह की एनर्जी की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लाइट हम उसको बोल देते हैं। अब आपके माइंड में जो है एक क्वेश्चन ये आ गया होगा कि लाइट हमारी जो है, लाइट दो रूप से दो तरह के नेचर ये रखती है। पहले वाला जो इसका नेचर है लाइट का, वो नेचर है पार्टिकल नेचर। तो बेटे लाइट हमारी पार्टिकल नेचर रखती है, उसके साथ साथ लाइट का एक दूसरा नेचर भी होता है जिसको हम वेव नेचर के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि लाइट के दो नेचर होते हैं। पहला नेचर हमारा पार्टिकल नेचर है, दूसरे वाला हमारा कौन सा है, वेव नेचर। तो आपको पता होना चाहिए बेटे पार्टिकल नेचर का मतलब क्या। पार्टिकल नेचर का मतलब लाइट को इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि मानो लाइट एक पार्टिकल हो, लाइट क्या हो, एक पार्टिकल। तो लाइट स्ट्रीम में चलेगी तो पार्टिकल्स क्या चलेंगे, एक स्ट्रीम में चलेंगे। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल नेचर को स्पेसिफाई करने के लिए आप इसी चैप्टर के अंदर कुछ फेनोमेना पढ़ोगे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे बेटे, रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। तो ये दो फेनोमेना मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो स्पेसिफाई करते हैं लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। जबकि जो वेव नेचर है लाइट का, इसको स्पेसिफाई करने के लिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा, मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा है बेटे, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटे, जो आपकी रेडियो वेव्स है, क्या है, रेडियो वेव्स। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, एफएम सुनते हो, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो एफएम जो सुनते हैं उसमें क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब इसमें ये वाली वेव्स यूज़ होती है।
इसके बाद आप क्या देखते हो बेटे, टेलीविज़न देखते हो, टीवी देखते हो, ठीक है ना। इसमें भी जो वेव यूज होती हैं, यू कैन से दैट आर द माइक्रोवेव्स, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये वेव किसको शो करती है, ये भी क्या है, लाइट की फॉर्म है, ठीक है ना, ये भी क्या है, लाइट की फॉर्म। तो ये वेव नेचर को स्पेसिफाई करते हैं लाइट की। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइट हैव इट्स ड्यूअल नेचर, लाइट हैव इट्स ड्यूअल नेचर। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ लाइट का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि भाई लाइट क्या है, तो लाइट की डेफिनेशन बताओगे, लाइट के बारे में बताओगे, लाइट एक एनर्जी क्यों है, क्योंकि बेटे जाहिर सी बात है लाइट को आप किसी भी तरह से जो है क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। ऑब्टेन करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी को भी लाइट एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। साउंड एनर्जी को भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा लाइक दिस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन, क्या लिखेंगे हम, रिफ्लेक्शन। तो बेटे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको, ये हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन। और किसका रिफ्लेक्शन है बेटे, ये लाइट का। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी आप जो है कई सारे टर्म्स जो है यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। बेटे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको पता है, मान लीजिए ये कोई एक गेंद है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन है, अर्थ सरफेस, यू कैन से अर्थ सरफेस। ये गेंद ऐसे 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 मैंने ऐसे टप्पा छोड़ दिया इसका, ये यहाँ पे क्या हुई, इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, माना ये पॉइंट ओ है, इस पे क्या हुई बेटा, ये टकराई जाके। टकराने के बाद ये ऐसा तो होगा नहीं कि सीधी उछलेगी, ये जितने एंगल से ऐसे आई थी इसके साथ में लगभग इसी एंगल के साथ में ये बॉल क्या कर जाएगी, बाउंस कर जाएगी। क्या कर जाएगी, बाउंस। तो आपने देखा ये बॉल क्या है, ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये पार्टिकल साइज है। तो इस तरह से बॉल ने क्या किया, बाउंसिंग बैक। क्या किया बॉल ने, बाउंसिंग बैक। कब किया, जब ये किसके साथ, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस मतलब सॉलिड सरफेस। जब ये किसके साथ बेटे, सॉलिड सरफेस के साथ में टकरा गई। जब कोई पार्टिकल सॉलिड सरफेस के साथ टकरा जाता है तो वो बाउंस करता है। क्या करता है, बाउंस करता है इन सेम वे, और यू कैन से इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम में वो बाउंस कर जाती है। आप देख सकते हो गेंद को जमीन पे टप्पा मारिए, गेंद दोबारा से टकराने के साथ सरफेस के ऊपर क्या करेगी, एकदम से रिबाउंस करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसी को, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन मैंने किसके लिए बताया बेटे, आपको किसके लिए, पार्टिकल के लिए, किसी बॉल के लिए। मैं इसमें जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज बॉल, दैट इज बॉल। अब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ लाइट के लिए। तो बेटे मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है। लाइट के लिए सॉलिड सरफेस क्या होता है, सॉलिड सरफेस होता है शाइनी सरफेस। कैसा होता है, शाइनी सरफेस। एक तरफ से तो वो शाइनी हो और दूसरी तरफ से वो क्या हो बेटे, डार्क। कैसा हो, डार्क। और यू कैन से पोलिश्ड, ठीक है, पोलिश्ड। एक तरफ से क्या हो, शाइनी हो और दूसरी तरफ से क्या हो, डार्क हो, यानी कि पॉलिश हो। तो इसका मतलब जो शाइनी साइड है उसकी, जो ये वाली साइड है ऊपर वाली, ये वाली साइड शाइनी है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो इसका मतलब इंसिडेंट हो गई। क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। किसके ऊपर, शाइनी सरफेस के ऊपर। अब बेटे जहाँ पे इंसिडेंट हुई थी उस पॉइंट को मैं कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ ओ। तो ये वो पॉइंट जिस पे ये क्या हुई, टकराई आके, जिस पे ये स्ट्राइक हुई, उस पॉइंट को मैं बोलूँगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलूँगा बेटा मैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
इस पॉइंट पे हम जो है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कई बार, ठीक है, कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, हमें ये नहीं पता होता नॉर्मल किसके ऊपर ड्रॉ करना है, इसके ऊपर या इसके ऊपर। तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल जो ड्रॉ होगा वो सरफेस के ऊपर होगा, न कि रे के ऊपर। इंसिडेंट रे आई, टकराई, टकराने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको मिल गया। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, किसके साथ, सरफेस के साथ। तो बेटे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसका नाम क्या है, ये है नॉर्मल। ये वाली रे कौन सी थी जो आई थी, ये थी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट एंगल आई। अब बेटे जिस एंगल के साथ ये आई है उसी एंगल के साथ में ये क्या होगी, टकरा करके वापस बाउंसिंग बैक कर जाएगी। तो जो रे टकरा के वापस गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद हुआ। किसके बाद हुआ, ये रिफ्लेक्शन, मतलब टकराई और टकरा करके बाउंसिंग बैक कर गई। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटे आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक तरह से क्या है, बाउंसिंग बैक फेनोमेना है, जिसमें क्या होती है, कोई लाइट इंसिडेंट होती है शाइनी सरफेस पर और क्या हो जाती है, इंसिडेंट होके टकरा के वापस सेम मीडियम में क्या कर जाती है बेटा, बाउंसिंग कर जाती है, बाउंस कर जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं बताने वाला हूँ अभी यहाँ पे, तो जो हम बताने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप नोट्स लिख सकते हो यहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो मैं मेंशन कर देता हूँ बेटे यहाँ से, मैंने बता देना आपको। तो मैं लिख रहा हूँ द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक of a ray of light, ठीक है, in the same medium after striking to a shiny surface, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए शाइनिंग सरफेस। तो बेटे आप लोग जो है यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको ऐसे देख सकते हो, भाई इसको ऐसे बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड शाइनिंग सरफेस। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा सरफेस जो एक तरफ से क्या हो, स्मूथ हो, शाइनी हो और दूसरी तरफ से पॉलिश हो, उसको हम मिरर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिरर। अगर वो प्लेन सरफेस है तो उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। तो इसी तरह से मैंने M1 और M2 एक मिरर ले लिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया बेटे, सोर्स से कोई एक लाइट, कोई रे मैंने क्या कराई, इंसिडेंट कराई, तो टकराई वो रे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बेटे यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ किया तो बेटे ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल। सेम एंगल के साथ में रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो बेटे ये वाला एंगल मेरा कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। मैं रे का नाम ले देता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये ओ मेरा क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं,
ठीक है बेटा, इंसिडेंट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन, एन मतलब नॉर्मल। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ वे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको जो है कितने टाइप्स मिलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कितने टाइप्स आपके पास होंगे, या इससे रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में बेटे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले लॉ की। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ ये बोलता है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द point of incidence all lie in same plane, all lie in same plane, all lie in same plane। तो बेटे ये हमारे को जो है ये बोलता है कि सारी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, प्लेन आपको पता ही है कि भाई हमारा जो है दो एक्सिस का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है जिसमें एक्स वाई, वाई एक्स, ठीक है, जेड एक्स या वाई जेड, कोई भी दो एक्सिस आप कंसिडर करते हैं। तो दूसरा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो ये कहता है कि भाई जो इंसिडेंट एंगल होगा ना वो ऑलवेज इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ ये इक्वल होगा इस रिफ्लेक्टेड एंगल के जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बना है। तो इसको हम जो है थ्योरेटिकली मेंशन करेंगे। बेटे ये तो एक गिवन सिस्टम हो गया इसका, हम बोलेंगे द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये चीजें हम जो ना यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बेटे 10th क्लास में सीबीएसई के अंदर और एचबीएसई के अंदर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भाई आपके पास कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई एक प्लेन मिरर है, और ये बोल दिया जाता है कोई एक रे किसी एक सोर्स से आ रही है और वो रे इंसिडेंट हो रही है आपके उस मिरर के ऊपर कितने एंगल से, 45 डिग्री से, प्लेन मिरर के ऊपर। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपको अभी लॉ में बताया है मैंने, अभी लॉ में ये बताया है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस केस में रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। या कई बार क्या होता है बेटा, आपको रिफ्लेक्टेड एंगल दे देगा, इंसिडेंट एंगल आपसे पूछ ले। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई आपका इंसिडेंट एंगल दिया है तो रिफ्लेक्टेड उसके इक्वल लिख देना, अगर रिफ्लेक्टेड दिया है तो इंसिडेंट उसके इक्वल लिख देना। दैट्स अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन से। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं लिख देता हूँ बेटे यहाँ से, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को सबको पता होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सबसे पहली जो टाइप है वो हम लिखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन हमारे पास क्या है, सेकेंड वन हमारे पास है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका दूसरा नाम है हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, दैट्स अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको टाइप्स बताई है रिफ्लेक्शन की। सबसे पहली टाइप मैंने आपको बताई है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे वाली मैंने बताई है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड,
रिफ्लेक्शन। अभी बेटे मैं आपको जो है इसके टॉपिक्स बताने, इसके जो टाइप्स हैं वो बताने जा रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप लोगों के क्या क्या होंगे, इनको आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, ये सारी चीज़ें अब हम करते हैं। यस भाई ध्यान देंगे इस पर। ध्यान दें, मैंने आपको बताया है किसके बारे में बेटे, रिफ्लेक्शन की टाइप्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आई होप दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल फॉर एवरीवन। ओके, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या आया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन हमारे पास क्या आया था, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बेटे हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, मान लीजिए कोई एक क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है, कोई एक प्लेन मिरर। आप लोग ध्यान दें इस बात पे, ठीक है, दैट्स अ प्लेन मिरर। यू कैन से M1 N। इस पे नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, जो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, ठीक है, नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू ईच अदर। तो आप लोग देखोगे इसमें भाई जिस एंगल से वो आई थी, देखो इंसिडेंट में ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं ऐसे सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ इनको, जिस वे से जिस से वो आई थी उसी एंगल से वो क्या कर जाएंगी, वापस निकल जाएगी। तो आपको दिख रहा है ये पैरेलल इंसिडेंट हुई थी और पैरेलली क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट होगी तब तो पैरेलल होगी ही होगी, बट जब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो जाए किसी एक मीडियम के ऊपर टकराने के बाद, किसी एक सरफेस के ऊपर टकराने के बाद, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मैं बोलूँगा, मैं बता दूंगा, ए रिफ्लेक्शन इन विच, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इन विच द रिफ्लेक्टेड रे, इन विच द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटे इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है, या फिर मैं लिख रहा हूँ स्मूथ शाइनी सरफेस यू कैन से। इसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं बता देता हूँ बेटे, इसमें हम जो है क्या करते हैं, रफ सरफेस को कंसिडर करते हैं, बड़े खाबड़ को। मैं बताऊंगा कैसे होता है। जो ये सरफेस है ये एक मेटलिक सरफेस है। जब भी आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसके सरफेस को देखोगे, मान लीजिए स्टील को देखोगे, एल्यूमिनियम को देखोगे या किसी भी चीज़ को देखोगे, आपको नॉर्मली तो स्मूथ लगेगी वो, बट जब आप माइक्रोस्कोपिक विजन लोगे तो उसका सरफेस जो है इरेगुलर होगा, उबड़ खाबड़ होगा, रफ सरफेस होगा। तो बेटे कुछ हम इस तरह से मेंशन करेंगे, भाई रेज आएंगी तो पैरेलल, क्या आएंगी, पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, कुछ इस तरह से। बट होगा क्या बेटे, होगा ये भाई रे जो है, जो रिफ्लेक्टेड होगी ना, वो पैरेलल नहीं होगी एक दूसरे से। रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट तो पैरेलल हुई थी बट रिफ्लेक्टेड वो पैरेलल नहीं रही। तो इसलिए मैं इसमें लिख सकता हूँ इन विच द रिफ्लेक्टेड रे, इन विच द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। You can write from there। तो बेटे हम लिख सकते हैं ऐसा रिफ्लेक्शन जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रेज जो है पैरेलल नहीं है। अब मैं एग्जांपल इसका दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं इसमें बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन बाय द
मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। तो आपको पता ही होगा बेटा, जो ब्लर्ड इमेज दिखती है, कई बार आप क्या करें, आप मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर अपनी इमेज देखें, आपको शार्प इमेज दिखेगी बिल्कुल। जबकि आप एक क्या ले लें बेटा, एक स्टील का कोई भी बर्तन ले लें, स्टील की थाली ले लें, ठीक है ना, या किसी अदर शाइनिंग मेटल की थाली ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें तो वो आपको ब्लर दिखेगा। तो वो जो चेहरा ब्लर दिखा है ना, वो दिखा है किसकी वजह से, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से। तो बेटे ये कंडीशन जो है मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी। इसमें आपके पास में क्या आ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको मेंशन कर दी है। अब इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके होगा। ओके बेटा, बाय।